वो कौन था, कहाँ का था, क्या हुआ था उसे? सुना है आज एक शख्स मर गया यारों। शहरयार साहब का ये शेर तब बहुत मौजू हो जाता है जब हम किसी की डेथ की, किसी की मृत्यु की, किसी की मौत की खबर सुनते हैं। हमारा मन बहुत ही विचलित हो जाता है, बहुत बेचैन हो जाता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन सा शख्स था, उसे क्या हुआ था, ऐसी क्या वजह थी कि उसकी ज़िंदगी चली गई। और ऐसे में भी अगर ये पता चले कि किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी ने अपनी जान ले ली है, तब हमारे साथ और भी मुश्किल हो जाती है। उसे कोई बीमारी हुई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी किसी से दुश्मनी थी, ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हम समझा ले जाते हैं अपने आप को। अच्छा ऐसा हुआ था, ये वाली बीमारी हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, अब इसमें किसी का क्या। लेकिन जब ये पता चलता है कि उसने अपनी जान खुद ले ली तो हमारी बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति खुद अपनी जान ले ले? ऐसा कैसे? हमारा मन एक अजीब तरह का मन होता है। हम हमेशा रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें अननोन का डर लगा रहता है। जिस चीज़ को हम नहीं जानते उसके प्रति बहुत आशंकित रहते हैं। फिर लगातार हम इस उधेड़-बुन में रहते हैं कि आखिर उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। हम जानना ऐसा क्यों चाहते हैं? हम इसलिए भी जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी उसके साथ था, कहीं वो मेरे साथ तो नहीं, कहीं वो बीमारी मेरे साथ तो नहीं, कहीं वो हालात मेरे साथ तो नहीं। हम अपने आप को आश्वस्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने आप को कि अरे नहीं, हम तो इससे बहुत महफूज हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं है, शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। और इसी प्रक्रिया में हम तमाम इन सब चीज़ों के लिए जांच पड़ताल में लग जाते हैं। हमारी बेचैनी का सबब हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो वो शख्स जिसने अपनी जान ले ली, क्यों ले ली होगी? फिर हम एक डिसीजन ले लेते हैं, उसका कमज़ोर रहा होगा, वो हालात से लड़ नहीं पाया होगा और इसी वजह से उसने ऐसा किया होगा। हम हमेशा सिंपल नरेशन को पसंद करते हैं। हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं जानना चाहते। हम बस एक सीधा सा उत्तर जानना चाहते हैं कि बस ऐसा हुआ होगा और अपने मन को शांत कर लेना चाहते हैं। तो क्या वाकई में ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं? ऐसा होता भी है क्या? आप इतिहास उठाकर देखें, बहुत बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोगों ने भी अपनी जान ले ली है। तो उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे मकाम बनाए होंगे। हम उन्हें प्रतिभाशाली क्यों कह रहे हैं? उन्होंने इस दुनिया में, इस जीवन में कुछ किया होगा। तो क्या वो कमज़ोर लोग थे? स्टीफन किंग जो महान साहित्यकार थे, वर्जीनिया वुल्फ, युवियो मोशिमा जो जापान के महानतम साहित्यकारों में से एक थे, उन्होंने भी अपने साथ ऐसा किया। तो क्या कमज़ोर आदमी थे? अर्नेस्ट हेमिंग्वे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला, उन्होंने भी अपने साथ किया ऐसा। तो क्या वो कमज़ोर थे? हेमिंग्वे वो व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। उन्हें गोली लगी थी और उससे बचकर आए थे वो। उनके जीवन में 2 बार प्लेन क्रैश का सामना उन्होंने किया था जिसमें वो बच निकले। उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। आपने ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर हुम द बेल टॉल्स जैसी महान कृतियों का अध्ययन किया होगा, आप जानते ही हैं। वो इतने पॉपुलर थे कि पूरे मैक्सिको में, पूरे जहाँ कहीं भी बार था और जहाँ कहीं भी फिशरमैन थे, वहाँ पर उनकी पोर्ट्रेट लगाई जाती थी। फिर भी उन्होंने एक दिन ऐसा निर्णय लिया। क्यों? क्या वो कमज़ोर आदमी थे? तो सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम इसकी जांच पड़ताल में जाएं तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। वो बताते हैं कि इवोल्यूशन की प्रक्रिया में ही इस डिप्रेशन के या सुसाइड के बीज निहित हैं। वो ये बताते हैं कि जब हम एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी डेवलप कर रहे थे और जब हमने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, हम खेती करने लगे थे, तो बहुत सारे वायरस पशुओं की वजह से हमारे ऊपर अटैक करने लगे थे और तब हमारा इम्यून सिस्टम जो था उनसे लड़ने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहा था। और एक बात तो आप जानते ही हैं, जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो होता क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और वो क्या करता है? वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, वो बुखार बढ़ाना शुरू करता है,
वो कुछ स्वेलिंग पैदा करता है, वो हमारे अंदर बहुत थकान महसूस कराता है, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, हम सोना चाहते हैं। और ये सब क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि हम एक जगह चुपचाप रहें, अपनी एनर्जी को समेटें, जिसकी वजह से उस वायरस से लड़ा जा सके। तो ऐसे ही जब कभी कोई हमें पेन होता है, जब कोई हमें चोट लगती है, वो फिजिकल हो या मेंटल, हमारा माइंड जो है वो सक्रिय हो जाता है। और वो क्या करता है, जब हमें कोई मानसिक तनाव मिलता है, जैसे स्ट्रेस की वजह से, कोई हमारा गुजर गया हो उसकी वजह से, कोई हमें लॉस हो गया है उसकी वजह से, हम कहीं फेल हो गए हैं उसकी वजह से, जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो कार्टिसोल पैदा होता है, एक ऐसा हार्मोन जो इसे बचाने की हमें कोशिश करना चाहता है। और जब कार्टिसोल लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है तो हमारा माइंड ये सोचने लगता है कि ज़रूर कोई बड़ा इन्फेक्शन है, अब वो चाहे तनाव की वजह से हुआ हो, और फिर वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। और जब इन्फ्लेमेशन पैदा करता है तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। अब ये लंबी प्रक्रिया है। जब ये बहुत लंबा हो जाता है तब क्या होता है? तब हमारा माइंड एक डिसीजन लेता है कि लगता है कि अब इन सब चीज़ों से आराम नहीं मिलेगा। तो आराम कैसे मिलेगा? गालिब ने कहा है कि दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। तो फिर दिमाग ये सोचता है कि अब इसे समाप्त ही कर देना चाहिए, ये जीवन रहने लायक नहीं है। अब इस दुख से निकलने का एक ही तरीका है कि बस इस जीवन को समाप्त कर लिया जाए। और तब वो सुसाइड के निर्णय पर पहुंचता है। अब ऐसे में क्या हो सकता है? और जब वो निर्णय कर लेता है तो वो बहुत चालाकी से बिहेव करने लगता है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ी थी जिस पर रिसर्च किया गया था, और जिसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया था और उससे बाहर आ गया, तो उसने पूरी प्रक्रिया बताई कि उसका दिमाग कैसे काम कर रहा था। उसने बताया कि जब वो मानसिक रूप से बहुत तनाव में था और उसने डिसीजन ले लिया कि इस जीवन को अब मैं समाप्त कर दूंगा, तो उसने बहुत सारी प्रक्रिया अडॉप्ट की। सबसे पहले तो उसने ये बात सोची कि मैं सुसाइड करूंगा तो कैसे करूं, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, किस तरह से मैं इसे अंजाम दूंगा। उसके बाद उसने ये भी सोचना शुरू किया कि जब ये घटना घट जाएगी तो क्या होगा, कौन आएगा, कौन इसको कैसे लेगा, इसका रिएक्शन कैसे होगा, मेरा वो दोस्त कैसे इसको लेगा, मेरी पत्नी इसको कैसे लेगी, मेरे बच्चे इसको कैसे लेंगे। और ये सब सोचते हुए वो उसका जस्टिफिकेशन भी कर रहा था कि अच्छा बच्चों की परवरिश तो अरे तो मेरे पास तो इंश्योरेंस है, और पत्नी मेरी तो टीचर है, वो तो पढ़ाती ही है, तो बच्चे तो संभल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और दोस्तों में क्या है, दोस्तों के पास तो और भी बहुत सारे दोस्त हैं, और ऐसा क्या है, मैं किसी के लिए कौन सा बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं इतना लायक ही कहाँ हूँ। सबसे गहरी बात यह है कि ऐसा आदमी तब करने की कोशिश करता है जब वो सोचता है कि वो वर्दी नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसे कोई पसंद नहीं करता, वो किसी के काम का नहीं है। ये सब प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है। और फिर जब ये सब तय कर लेता है कि कौन कैसे देखेगा, कौन आएगा, कौन क्या कहेगा, इसके बाद क्या होगा, सारा सिनेरियो उसने फिल्म की तरह देख लिया। उसके बाद उसने डिसीजन किया कि आखिरी चीज़ क्या है। आखिरी चीज़ है सुसाइड नोट लिखना। तो सुसाइड नोट कैसे लिखें? बस ऐसे लिख के जाएं कि बस मैं अब अपने जीवन को ख़त्म कर रहा हूँ? नहीं। उसने सोचा कि ये मेरा दुनिया से आखिरी कम्युनिकेशन है, मैं आखिरी बार उनसे बात कर रहा हूँ, तो ये कुछ वजनदार होना चाहिए। उसने सुसाइड नोट में अपनी सारी दार्शनिक व्याख्या, जो भी जीवन के बारे में वो जानता था, जीवन ऐसा है वैसा है, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं और इसका कोई मतलब नहीं है, और जितना भी ज़्यादा उसको बड़े बड़े शब्दों में बताना चाहिए था या वो बता सकता था, उसने बहुत गहराई से उसको लिखा। और तब लिखा कि इस तरह के निरर्थक जीवन से फ़ायदा क्या है, मैं धरती पर बोझ क्यों बना रहा हूँ, ऐसा कह के उसने अपना ये समाप्त किया। और फिर उसने अटेम्प्ट किया। इत्तेफाक कहिए या भाग्य कहिए, जो कुछ कहिए, वो बच गया ये सब कहानी सुनाने के लिए। और उसके बाद उसने कहा कि ये बड़ा मुश्किल दौर होता है, हम किसी से कहते नहीं, हमको लगता है कि हम कहें कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ तो लोग उन पर हंस देंगे। आप किसी से कहिए कि आपके पेट में दर्द है, आपको लीवर में प्रॉब्लम है, आपको कंजेशन है, चेस्ट में कोई दिक्कत है, फेफड़े में है, टीबी है, ये सब आप कह सकते हैं, शायद आपको दिल की बीमारी है। पर जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे दिमाग में कोई तकलीफ़ है, लोग सतर्क हो जाते हैं और लोग फिर अलग तरह से आपसे बिहेव करने लगते हैं। और इसी डर से
आदमी ये बताना नहीं चाहता। कैसे लोग कहते हैं, क्यों तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तो दिमाग ख़राब होना, कोई ये तो नहीं कहता कि तुम्हारा पेट ख़राब है क्या, हैं तुम्हारा दिल ख़राब है क्या, तुम्हारा फेफड़ा ख़राब है, ऐसा तो नहीं कहते। लेकिन दिमाग ख़राब है ये सुनना लोगों को पसंद नहीं, और लोग उस पर टारगेट भी करते हैं। ये एक मुश्किल होती है। तो इससे बचने के लिए वो दिमाग जो है वो पूरे बहाने बनाता है, वो पूरी तरह बिहेव करता है कि दूसरे को शक न हो कि इस आदमी ने सोच लिया है कि ये सुसाइड करेगा। आपने पिछले दिनों हिमांशु राय जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनकी भी कहानी सुनी होगी। कितने हैंडसम और डैशिंग व्यक्तित्व था उनका। उन्हें कैंसर हो गया था और उससे वो पूरी लड़ाई लड़ रहे थे। जब उन्होंने डिसाइड किया कि इस जीवन को समाप्त कर लेना है, तो उन्होंने क्या किया, किसी को भनक तक न लगी कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। वो 2 दिन पहले गए अपने, वो छुट्टी पर थे, लेकिन 2 दिन पहले गए, उन्होंने अपने ड्रॉर से अपने से रिवॉल्वर, अपनी जो उनकी सर्विस रिवॉल्वर है उसको निकाली, वो लेके घर का आए, लोगों के साथ अच्छा खासा म्यूज़िक सुना, खाना खाए। इवन कि उस दिन वो जिम भी गए और एक्सरसाइज जो करते हैं वो उन्होंने किया। किसी को लगा ही नहीं कि व्यक्ति जो जिम जा रहा है और जिम से आ रहा है वो ऐसा करेगा, और फिर उन्होंने ऐसा किया। तो ये जो मन है, ये जो माइंड है, जब ये तय कर लेता है तो बहुत चालाकी से कोशिश करता है, बहुत छिपाता है और ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि किसी को शक भी ना हो कि वो ऐसा करने जा रहा है। हाँ, ये बात भी सही है कि ऐसा करने के पहले वो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से बात ज़रूर करना चाहता है। हालांकि उसे वो ये बताता नहीं है, लेकिन बात ज़रूर करना चाहता है। अब ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो उन लोगों की है जो उसके करीब हैं, जो उसके पास हैं। उनके साथ भी एक मुश्किल है। जो आदमी जिम जा रहा है, जो आदमी बैठ के सबके साथ हंस बोल रहा है, उसे कैसे उम्मीद करें कि वो ये काम कर लेगा? लेकिन इसमें बहुत बड़ी इंटेलिजेंसिया की ज़रूरत है। आदमी को उसके हर छोटी छोटी बातों का असर लेना चाहिए, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अभी पिछले दिनों जो सुशांत इस दुनिया से गए, एक बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर, एक बहुत सुदर्शन व्यक्तित्व, एक बहुत इंटेलेक्चुअल माइंडसेट, तो उन्होंने जाने के पहले जो सूचना मिली वो क्या किया, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो कुछ दिन पहले वहाँ से गई। शायद उन्होंने प्लान किया हो कि भाई वो यहाँ से चली जाएं। उन्होंने अपने नौकरों की तनख्वाह पहले दे दी, बोला कि शायद मैं आगे न दे पाऊँ। अब लोगों ने तो यही सोचा होगा कि भाई लॉकडाउन है, अच्छे अच्छे लोग नौकरी से लोगों को निकाल रहे हैं, तो भाई इसीलिए बॉस ने ऐसा किया होगा। उन्होंने अपनी सिस्टर से भी बात की और ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ उनके कर्जे थे जिसे उन्होंने चुका दिए। अब लॉकडाउन में तो लोग कर्जे लेते हैं, लॉकडाउन में कोई कर्जा चुकाता है क्या? जिनके पास पैसे हैं वो बचा के रखें, भाई पता नहीं कब तक है, क्या करना पड़े। लोगों से माफ़ी मांगते फिरते हैं कि अरे भैया अभी 2 दिन, अभी कुछ दिन और पैसे रहने दो मेरे पास। फिर उन्होंने ऐसा किया, पर किसी को कोई शक नहीं हुआ। वो अपनी मेडिसिन भी नहीं ले रहे थे और उन्होंने कहा कि अब मैं ठीक हूँ, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है दिमाग, ऐसे वो चीट करता है, ऐसे वो ब्लफ करता है। तो फिर जिम्मेदारी तो उनकी बनती है जो उनके बहुत करीब हैं। उनके लिए भी बहुत मुश्किल है कि कैसे उन्हें संभालें। लेकिन अगर किसी को प्यार करते हैं आप, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। जो लोग ऐसे लोगों पर हंसते हैं या सोचते हैं कि अरे वो कमज़ोर था या दिमाग कमज़ोर था, उन्हें पता होना चाहिए कि इसका एक रीज़न जीन भी है। जो जीन, जिस जीन से हम पैदा होते हैं, और हमारे फोर फादर्स में शताब्दियों में किसी को ये बीमारी हो सकती है। आप ये सोच सकते हैं कि आपकी इतनी बड़ी वंश परंपरा में कहीं कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको मेंटल प्रॉब्लम रही होगी, तो आप भूल कर रहे हैं। आपका भाग्य बस इतना ही है कि वो सारे कैरेक्टर जिसको आप देखकर दूसरे में सोचते हैं कि वो उसके अंदर है और आपके अंदर नहीं है, वो रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्रभावी होते हैं हमारे अंदर और बहुत सारे नहीं होते हैं। ये भाग्य की बात है कि उनमें से हम बहुत सारे लोगों में वो प्रभावी नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत ठीक हैं और अगले में ऐसी कोई कमी है। कमी तो पता नहीं, कोई नहीं जानता किस पीढ़ी में, वंश की किस अवस्था में, किसके साथ कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और कौन सा रिसेसिव रहेगा। तो ये बात तो दिल से निकाल दीजिए कि ये किसी के साथ नहीं हो सकता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो जीवन के सारे संघर्षों में, ज़िंदगी के सारे तूफानों में कौन हमें लीड करता है? हमारी मेंटल बॉडी।
हमें जीवन में जो भी तकलीफ़ होती है, हमारी मेंटल बॉडी ही तो कहती है कि चलो चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर जो दवा देता है उसे हम टाइम टाइम से खाते हैं। ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ होती है, जो भी मुश्किलें आती हैं, उससे हमारा माइंड ही तो योजना बना के हमें निकालता है। तो अगर जीवन एक नाव जैसी है, एक बोट जैसी है, तो ये माइंड जो है वो उसका माझी है, उसका सेलर है, उसका नाखुदा है, जो उस नाव को धीरे धीरे या तेज़ी से, जैसे आप कहें, मुश्किलों से बाहर निकालता जाता है। तो इस मेंटल बॉडी का, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो सबका ख्याल रखता है। और इसी में कोई गफलत हो जाए, इसी में कोई खलल पड़ जाए, इसमें कोई मुश्किल हो जाए तो क्या करेंगे। आनंद बख्शी साहब ने बहुत सही ही कहा है कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जो नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए, कौन।